हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास में प्रकरण 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं चैप्टर देखेंगे। इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि भारत देश हमारा जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात और हमारे भारत देश की संविधान की रचना के पश्चात भारत में 1960, 1970, 1980 के दशक में कौन सी घटनाएं घटित हुई, किस तरह से हमारे भारत देश ने प्रगति की और कौन कौन से नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, कौन कौन सी समस्याएं भारत के समक्ष आई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे कि आपको पता है, वर्ष 1947 में भारत देश हमारा स्वतंत्र हुआ। तो हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? वर्ष 1947 में। 1950 में आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश का संविधान जो है, उसकी रचना जो है 1950 में हुई। तो 1950 में भारत ने संविधान का अंगीकार किया, अर्थात उसे स्वीकार किया। तो भारत देश ने कब, किस सन में संविधान को स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया? 1950 में जो है भारत ने संविधान को स्वीकार किया और भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि भारत जो है किस रूप में अस्तित्व में आया? तो भारत जो देश है हमारा, वह संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। और हमारे भारत देश में जैसे कि हम जानते हैं, हमारा भारत देश जो है वह विविधताओं का देश के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय समाज विविधताओं से संपन्न है, अर्थात यहाँ पर अलग अलग रीति रिवाज, देश परंपरा, भाषा को मानने वाले लोग हैं तथा इस समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं। अब सत्य में आपको आ सकता है कि भारत समाज में एक ही धर्म जाति के लोग रहते हैं। सत्य है कि असत्य है? तो यह तो असत्य है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि भारत देश में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रारंभिक समय में, अर्थात शुरुआत में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक समय में भारत को आर्थिक, अर्थात धन से संबंधित, राजनीतिक और सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करना था, क्योंकि उनके सामने जो है देश के समक्ष अनेक आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो भारत देश का एक उत्तरदायित्व था कि उन्हें जो है इसे हल करना था। योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देना, इन दो बातों को आर्थिक विकास को साध्य करने और देश की दरिद्रता की समस्या को दूर करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया। तो देश की दरिद्रता और आर्थिक विकास को साध्य करने के लिए किन योजनाओं का गठन किया गया? तो किसका किया गया? योजना आयोग देना, इन दो बातों को, अर्थात यहाँ पर योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकीकरण को, अर्थात किस तरह से औद्योगिकीकरण, अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहा जाता है, कि औद्योगिकीकरण को जो है प्राथमिकता दिया गया, क्योंकि जब उद्योग होगा तभी जो है देश की आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह से दो बातों को प्रमुखता दी गई। एक योजना आयोग बनाना, जो कि क्योंकि हर एक चीज़ के लिए योजना बनाना, किसी कार्य को सफल करने के लिए योजना बनाना ज़रूरी है। बिना योजना के कोई कार्य सफल नहीं होता है। इसीलिए भारत देश ने
उसका प्रथम कर्तव्य था कि इसकी आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसलिए उसने योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकीकरण को ही प्राथमिकता दी। चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना और इसके अलावा जो चुनाव जो थे उसे भी संपन्न कराया गया, अर्थात कई तरह के चुनाव जो हैं वह किए गए जिससे एक योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जा सके। पूरे भारत की बागडोर एक योग्य व्यक्ति के हाथों में सौंपी जा सके। तो चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण हमें राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। साथ ही उन अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयास किए गए जिन सुधारों में कमजोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समावेश था। अर्थात सरकार ने यहाँ पर जो है सभी प्रकार की नीतियों को, सभी लोगों को एक समान दर्जा देने का प्रयास किया। अब हम आगे देखेंगे कि 1960 का दशक, यह जो है दशक अर्थात जहाँ पे 10 वर्षों का समूह होता है उसे कहा जाता है दशक। तो 1960 का दशक अर्थात 100 वर्ष, 1960 का दशक, दशक मतलब होता है कि जहाँ पे 100 वर्ष, तो 1960 का हम दशक देखेंगे। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं वर्ष 1960 के दशक में घटित हुई। तो यहाँ पर खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है कि भारत की खालिस्तान परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं वर्ष 1960 के दशक में घटित हुई। तो कौन सी समस्याएं? राजनीतिक, पुर्तगालियों के आधिपत्य अर्थात अधिकार। जैसे कि आप जानते हो कि भारत देश के कई क्षेत्रों में पुर्तगालियों का अधिकार था। तो जैसे पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा, दमन और दीव प्रदेश थे। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुर्तगालियों के अधिकार में भारत के कौन कौन से प्रदेश थे? तो पुर्तगालियों के अधिकार में या आधिपत्य में भारत का गोवा, दमन और दीव प्रदेश थे। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए। अर्थात 1960 में पुर्तगाली, जैसे अंग्रेज़ों को भगाया गया उसी तरह से पुर्तगालियों से भी गोवा, दमन और दीव प्रदेश छीन लिया गया और वह भारत में सम्मिलित हो गए। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए तथा वे भारतीय संघ राज्य के अंग बने। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से प्रदेश भारतीय संघ राज्य के अंग बने? तो भारत के कौन कौन से प्रदेश या कौन कौन से क्षेत्र भारतीय संघ राज्य के अंग बने? तो यहाँ पे गोवा, दमन और दीव, ये जो है भारत का प्रमुख क्षेत्र, यह क्षेत्र भारतीय संघ राज्य का अंग बना। देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 1950 से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। अब आज भी वही मुद्दा चल रहा है। आप देख रहे हो कि भारत का जो उत्तरी सीमा है वहाँ पर भारत और चीन के बीच का तनाव बढ़ा हुआ है। अंततः इस तनाव को परिणति दोनों देशों के बीच सीमा रेखा युद्ध में हुई। इसके यह जो हमें देखने के लिए मिलता है, तो यह जो है दोनों देशों के बीच सीमा रेखा युद्ध में हुई। यह युद्ध मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में हुआ। मैकमोहन रेखा जो कि भारत को और चीन के बीच से एक रेखा गई है जिसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ
तो हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने उस भारत देश की बागडोर संभाली। वे भारत की विदेश नीति के शिल्पकार थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह खालिस्तान के लिए आ सकता है कि खालिस्तान विदेश नीति के शिल्पकार थे। तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके द्वारा दिया गया योगदान बहुमूल्य है। उन्होंने अपना योगदान दिया आर्थिक स्वरूप में और राजनीतिक स्वरूप में भी अपना योगदान दिया। वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? 1964 में। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। अब जब इनका निधन हो गया तो भारत की बागडोर जो है वह लाल बहादुर शास्त्री के अधिकार में आ गया। उन्हें जो है भारत की बागडोर सौंप दी गई और उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः एक बार युद्ध हुआ। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उनका अधिकार जब था, उनका जब शासनकाल था, तो उनके शासनकाल में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। और जब लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके समय में पुनः एक बार युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान। वो तो आप जानते ही हो, ये मुद्दा अभी तक चला आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कश्मीर को लेकर हमेशा से ये मुद्दा बना हुआ है। दोनों देशों के बीच सोवियत यूनियन ने मध्यस्थी बीच बचाव करने का प्रयास किया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में किसने मध्यस्थता करने का प्रयास किया? सोवियत यूनियन, राइट। यूनियन सोवियत जो है उसने दोनों के बीच युद्ध न हो उसके लिए प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को जय जवान और जय किसान का नारा दिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसके बाद और इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान और जवान सैनिक का महत्व रेखांकित किया। तो किस नारे के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय किसान और जवान सैनिकों का महत्व रेखांकित किया? तो यहाँ पे नारा जो है जय जवान जय किसान। जय जवान अर्थात सैनिकों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया और जय किसान अर्थात जो हमारे किसान हैं उन्हें उन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि जब जवान है और किसान है अर्थात सैनिक है तो हमारे देश की जो सीमा रेखा है वह सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। और अगर किसान है तो हमें भोजन मिल रहा है, हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वह किसान द्वारा पूर्ति की जा रही है। और जो हमारा रक्षा का उत्तरदायित्व है, ये रक्षा का उत्तरदायित्व जो है यह सैनिक पूर्ण कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया कि इन्हें जो है इन्हें प्रमुख मानना चाहिए। और इसके अंत में वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। अब लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो वर्ष 1966 में। कहाँ हुआ? ताशकंद में। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है वह ताशकंद में हुआ।